अब बात करते हैं एक ऐसे चेंज की जिसका असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि इंडिया की करोड़ों गाड़ियों पर पड़ सकता है। भाई पेट्रोल कार चलाने वाले लोग पिछले कुछ समय से ना E20 ब्लेंडिंग को लेकर परेशान है। कई लोगों की शिकायत तो यह है कि माइलेज पहले से बहुत कम हो गई है, जबकि कुछ लोग इंजन की ना लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी भाई साहब उसके लिए भी क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। और वो क्या क्रिएट कर रहे हैं भाई साहब, वाकई में इंजन से प्रॉब्लम आ रही है। और चलिए E20 तो है ही है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो आपको मिल रहा है पेट्रोल पंप पे, वो भी, क्योंकि पेट्रोल तो E20 डालना शुरू कर दिया, लेकिन उनको रखने के लिए जो टैंक होते हैं पेट्रोल पंप्स पर, आपने उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन कभी करे नहीं। उनकी जो पाइपलाइन है पुरानी लगी हुई है, उसमें इतना मॉइस्चर आ रहा है जिसकी वजह से वो इथेनॉल और आपका पेट्रोल है अलग अलग हो जाता है। तो किसी की गाड़ियों में तो सिर्फ इथेनॉल जा रहा है, किसी गाड़ी पेट्रोल जा रहा है। तो इस वजह से जिसकी गाड़ी में वो इथेनॉल या पानी चला गया तो भाई साहब उसकी तो हालत गई, उसका तो इंजन गया। उधर जो डीजल कार के ओनर्स हैं उनकी भी सांस अटकी हुई है। उन्हें लगता है कि यार पेट्रोल में तो बदलाव कर दिया, अगला बदलाव अब डीजल में होने वाला है। लेकिन क्योंकि सरकार डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रही है तेजी से, तो अगर सब कुछ इनकी प्लानिंग के मुताबिक रहा तो आने वाले 1 से 1.5 साल में इंडिया में मिलने वाला डीजल भी ब्लेंडेड फ्यूल हो जाएगा। अब सवाल उठता है भाई इथेनॉल की जगह आइसोब्यूटेनॉल ही क्यों? इसकी वजह काफी इंटरेस्टिंग है। भाई शुरुआत में डीजल के साथ इथेनॉल मिलाने का विचार आया था। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती नहीं है। इथेनॉल का फ्लैश और वेपर बिहेवियर डीजल से मेल नहीं खाता। अगर बड़े लेवल पर स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सेफ्टी रिस्क काफी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, पूरे फ्यूल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी लागत बेहद ज्यादा होगी। तो इसी पिक्चर की वजह से यहाँ पे इथेनॉल की जगह आइसोब्यूटेनॉल की एंट्री हुई है। ये 4 कार्बन वाला अल्कोहल और इसकी कई प्रॉपर्टीज डीजल के काफी करीब मानी जाती है। इसी वजह से इसे स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और डीजल के साथ इस्तेमाल करना काफी आसान समझती है गवर्नमेंट। हालांकि कहानी अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट तो अभी भी दोनों फ्यूल्स के लंबे समय तक एक साथ स्टेबल रहने के ऊपर ना डाउट क्रिएट कर रहे हैं। शुरुआती टेस्टिंग में लगभग 10% ब्लेंड के साथ साथ करीब 40 दिनों तक कोई बड़ी प्रॉब्लम आने नहीं वाली, जो एक पॉजिटिव ही आपका इंडिकेशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर फ्यूचर में पेट्रोल के बाद डीजल में भी ब्लेंडिंग होने लगी तो क्या इससे माइलेज, इंजन लाइफ और मेंटेनेंस कॉस्ट पर असर पड़ेगा? और क्या इंडिया की मौजूदा जो डीजल गाड़ियां हैं इसके लिए पूरी तरह से कंपेटिबल हैं? तो यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ना ऑटो इंडस्ट्री और करोड़ों इंडियन कार ऑनर्स इसी उम्मीद में बैठे हैं कि यार भगवान करे इसका कोई बैड इंपैक्ट ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इसका कोई इंपैक्ट ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि उन्होंने बोला 40 दिन तक नहीं होगा, लेकिन 40 दिन के बाद फिर क्या होगा? तो अगर आपको लगता है कि डीजल सिर्फ महंगा होने वाला है तो रुक जाइए, असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि जो बदलाव आने की तैयारी में है ना, उसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी पर नहीं बल्कि पूरे देश की जेब पर पड़ने वाला है। और आखिर में मैं आपको टोयोटा हाइलक्स की ऐसी जानकारी बताऊंगा जिसे सुनकर शायद 50 लाख रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचोगे। भाई अब आप एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए आपने अपनी डीजल एसयूवी पार्क करी और किसी काम से लगभग 40 दिनों के लिए बाहर चले गए, वापस लौटे तो गाड़ी स्टार्ट की, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या फ्यूल पहले जैसा रहेगा या फिर नहीं? भाई फिलहाल जो शुरुआती टेस्ट सामने आए हैं उनके मुताबिक लगभग 40 दिनों तक कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चिंता उसके बाद है। सरकार जिस नए फ्यूल ब्लेंड पर काम कर रही है उसके शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 5% ब्लेंडिंग से ही फ्यूल एफिशिएंसी करीब 2% तक गिर जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी और कुछ कहती है। अगर रियल वर्ल्ड ड्राइविंग को देखें, ट्रैफिक को देखें, गर्मी को देखें, हाईवे को देखें, लोड कैपेसिटी को देखें, तो कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ये असर इससे भी ज्यादा आपको फील होने वाला है। ये जो गवर्नमेंट 2% बोल रहे हैं इससे कहीं ज्यादा होगा, यानी आपकी माइलेज 4 से 5% तक गिरावट आपको पूरी महसूस होने वाली है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, अभी भी कई बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इस टेक्नोलॉजी का ना अभी केवल चेक ही कर रहे हैं कि यार वाकई में ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट तो पूरे मूड में कि भाई साहब इसे तो हम लागू करके रहेंगे। तो वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंजन में क्या बदलाव पड़ेंगे, कौन से पार्ट्स अपडेट होंगे, या ये लंबे टाइम तक भरोसेमंद साबित होगा या नहीं। यहीं पर मामला थोड़ा भाई साहब गंभीर हो जाता है। आज तक दुनिया के किसी भी इकोनॉमी ने इतने बड़े लेवल पर, किसी भी देश ने इतने बड़े लेवल पर डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की कोशिश ही नहीं करी। भाई साहब वजह से टेक्निकल नहीं है, बल्कि इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा।
इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़ेगा। सोचिए, अगर ट्रकों की रनिंग कॉस्ट बढ़ती है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनियां ही नहीं बल्कि हर वो सामान महंगा हो जाएगा जो ट्रक के थ्रू एक से दूसरी जगह पहुंचता है। दूध, सब्जियां, दाल, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, लगभग हर चीज, यानी असर आपकी गाड़ी की टंकी से कहीं आगे जाकर पूरे इंडिया के मार्केट पर पड़ेगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ट्रायल जारी है और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है कि गवर्नमेंट डीजल में करने वाली तो है ब्लेंडिंग। करते हैं 18 लाख की गाड़ी, और सवाल ये है कि क्या टाटा ने इसे सच में लोगों के लिए बनाया या फिर अब अपनी दूसरी गाड़ियों को बचाने के लिए इसकी कीमत ज्यादा रख दी है। क्योंकि दोस्तों, इस नई टाटा ईवी के साथ कहानी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार की नहीं है बल्कि टाटा मोटर्स की पूरी ईवी स्ट्रेटेजी की है। तो चलिए देखते हैं कि ये गाड़ी पैसा वसूल है या फिर सिर्फ एक शानदार पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट। देखिए, टाटा सियारा ईवी आखिरकार इंडियन मार्केट में ना लॉन्च हो चुकी है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 17.5 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के आसपास रखी है। अब पहली नजर में देखें तो ये कीमत ज्यादा खराब भी नहीं लगती, क्योंकि बेस मॉडल से ही आपको काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। एलईडी लाइटिंग, अच्छे डिजाइन एलिमेंट्स, शानदार रोड प्रेजेंस, एक एसयूवी कूपे जैसी प्रीमियम लुक, ये चीजें इसे काफी बाकी कारों से ना अलग बनाती है। लेकिन असली सवाल यहाँ पे शुरू होता है, क्या इसका बेस मॉडल इतना ही अट्रैक्टिव है, इतना ही वैल्यू फॉर मनी है? और यही पर थोड़ा सा ना मामला कमजोर नजर आता है, क्योंकि अगर टाटा इसे लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए और कम कीमत पर लॉन्च करती है तो शायद ये एक वैल्यू फॉर मनी कार बन सकती थी। कई ऐसे कस्टमर्स जो ईवी खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए एक आसान फैसला बन जाता, लेकिन टाटा के सामने एक और चैलेंज है। उनकी अपनी ही टाटा हैरियर और नेक्सॉन लाइनअप के बीच इस कार की पोजीशनिंग को बैलेंस करना पड़ता है। भाई, कंपनी नहीं चाहती कि टाटा की सियारा ईवी की कीमत इतनी कम हो जाए कि उसकी दूसरी गाड़ियों की बिक्री पर इफेक्ट पड़ जाए, तो शायद इसी वजह से इसका जो प्राइसिंग थोड़ी ना प्रीमियम रखी गई है। अब बात करते हैं इसके टॉप मॉडल की। अगर आप इसका सबसे ज्यादा फीचर्स वाला वर्जन लेते हैं तो इसका प्राइस लगभग 26 लाख तक पहुंच जाता है। और यहाँ कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि टॉप मॉडल में आपको ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्स, बेहतर पैकेज मिलता है। लेकिन एक चीज जो थोड़ी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है वो है ऑल व्हील ड्राइव या फिर ज्यादा कैपेबल ड्राइव ट्रेन का इसका जो ऑप्शन है। क्योंकि अगर टाटा इस कार को एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ईवी के तौर पर पेश करती है ना, तो ऑल व्हील ड्राइव इसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सोचिए, एक ऐसी ईवी जो शहर में भी चले और जरूरत पड़ने पर खराब रास्तों पर भी पूरा कॉन्फिडेंस दे। लेकिन फिलहाल ये कैपेबिलिटी सिर्फ ऊपर वाले वेरिएंट्स तक सीमित है और यही इसकी सबसे बड़ा मिस पॉइंट है।